जब से मिडिल ईस्ट की जंग शुरू हुई है तब से ही रूस यूक्रेन की जंग से लोगों का ध्यान हट गया है, जबकि पिछले 4 साल से ये लड़ाई चल रही है। लेकिन आपने सोचा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़े घमासान में सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? ईरान यूएस वॉर का सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। यही आज हम आपको बताएंगे कि किसे हो रहा है। और इधर 35 साल बाद बंगाल चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। सुरक्षा बलों के ऐसा अभेद घेरा तैयार किया है जहां परिंदा भी पर न मार सके। तो क्या है बंगाल चुनावी हिंसा को रोकने का मास्टर प्लान, आज ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को करारा झटका लगा है जब वो अपने ही जीते जिताए विधायकों से वोट नहीं ले पाए। बड़ा खेला हुआ है। विपक्ष के विधायकों ने किया है क्रॉस वोटिंग और राज्यसभा चुनाव में इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर भी देखने को मिला है। किसकी क्या कंडीशन रही और ये सब क्यों संभव हो पाया, ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ईरान अमेरिका के बीच चल रही जंग में असली फायदा किसे हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये रूस के लिए एक सुनहरा मौका है? जी हाँ, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ये एक सुनहरा मौका बन गया है, क्योंकि इस जंग की वजह से यूक्रेन युद्ध का दबाव अब कम हो गया है। पिछले 17 दिनों से ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच लगातार तनाव जारी है। जंग ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा फायदा उठाता नजर आ रहा है रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान रूस और चीन की मदद से परमाणु हथियार बना रहा है, और अगर ऐसा हुआ है तो पूरा मिडिल ईस्ट अब अस्थिर हो चला है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका की नज़र ईरान के तेल संसाधनों पर भी है और वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बना रहा है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, आखिर रूस कैसे इस जंग का सबसे बड़ा विजेता बनकर आया है? जंग की वजह से तेल की मांग बढ़ गई है और इसका सीधा फायदा रूस को मिल रहा है। रूस रोजाना करीब $500 मिलियन का तेल बेच रहा है। इस समय सिर्फ 2 हफ्तों में ही उसने लगभग $10 बिलियन कमा लिए हैं। भारत और चीन जैसे देश बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहे हैं। इधर नाटो की बात करें तो नाटो में इस जंग को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ नाटो देश ईरान के खिलाफ पूरी तरह से साथ नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर नाराजगी भी जताई है। अगर नाटो कमजोर पड़ता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा रशिया को ही मिलेगा। अब तक अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश बहुत से देशों ने की है, लेकिन ईरान जंग के कारण अमेरिका का फोकस अब मिडिल ईस्ट पर चला गया है। यूक्रेन मुद्दा पीछे छूट सकता है, लगभग छूटा सा ही है। इससे सीधे तौर पर फायदा व्लादिमीर पुतिन को हो रहा है। अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद करता है तो वैश्विक तेल सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित होगी, कीमतें बढ़ेंगी और रूस की कमाई उससे भी ज्यादा बढ़ेगी। तो साफ है कि ईरान, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल जंग सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच की नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और इस पूरे खेल में फिलहाल सबसे मजबूत नजर आ रहा है तो रूस। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बंगाल, जहां विधानसभा चुनाव हो और निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत के चुनाव हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हिंसक वारदातें वहां ना हो। इसके पहले भी हुए चुनावों में जमकर बमबाजी हुई थी, आगजनी हुई और मारपीट भी की गई। इस तरह की घटनाएं बंगाल के चुनाव में आम बात है। तो बंगाल में चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए चुनाव आयोग ने करीब 35 साल बाद बंगाल चुनाव के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। बड़ा बदलाव करते हुए अब कुछ तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव सिर्फ 2 चरणों में कराने का फैसला लिया गया है ताकि चुनाव लंबे ना चले। जबकि 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब 8 चरणों में ये चुनाव किए गए थे और कितनी हिंसा हुई थी ये सब हमने देखा था। उसने पूरे देश को दहला दिया था। अब चुनाव के लिए सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स सबसे बड़ी तैनाती की जा रही है इसकी। बाकायदा इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। जो मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि इस बार बंगाल चुनाव में 500 से ज़्यादा पैरामिलिट्री कंपनियों को तैनात किया जाएगा। 480 कंपनियां बंगाल पहुंच भी चुकी हैं। सबसे पहले 240 कंपनियों को पोजीशन दे दी गई है। अर्धसैनिक बलों में एक कंपनी में कम से कम 150 कर्मी होते हैं, जो अफसर से लेकर सिपाही रैंक तक के होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में सीआईएसएफ की 37 कंपनियां, बीएसएफ की 160 कंपनियां,
आईटीबीपी की 47 कंपनी और एसएसबी की 46 कंपनी और इसके अलावा सीआरपीएफ की 230 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। तो इस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। असम राइफल्स के प्लाटून भी यहां तैनात किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर बंगाल पुलिस की भी मदद लिए जाने की संभावना बताई गई है। पिछले कई विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले रहा है चुनाव आयोग। किसी भी तरीके की से कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसे देखते हुए सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। साल 2023 के पंचायत चुनाव में जमकर बमबाजी हुई थी, मारपीट हुई थी और इस तरह की घटनाएं देखने को उस समय भी मिली थी। इनकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की उस समय मौत हुई थी और दर्जनों घायल हुए थे। टीएमसी ने 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं और इसका मुकाबला भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी से होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी बीजेपी ने लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसी सप्ताह पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। उन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव कराने के मकसद से मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और डीजी पीयूष पांडे के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वर्ष 2021 के चुनाव में किन किन क्षेत्रों में ज्यादा हिंसा हुई थी और उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा मांगा। कौन से अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर थे, उनकी लिस्ट भी तलब की और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर किस तरह से क्या क्या कार्रवाई की गई, इसकी भी पूरी जानकारी मांगी। तो कुल मिलाकर इस बार चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव कराने के मूड में है, ताकि बंगाल का बवाल फिर वैसा ना हो जैसा हमें पहले देखने को मिलता रहा। और इधर राज्यसभा के चुनाव में विपक्ष के साथ तो बड़ा धोखा हो गया। अपनों ने ही अपनों को दर्द दे दिया। कांग्रेस, आरजेडी और बीजेटी के विधायकों ने ही अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया और इसका सीधा फायदा मिला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को। आखिर क्या है पूरा मामला, आज इस शो में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बार राज्यसभा की देखिए कुल 37 सीटें खाली हुई थी, जिनमें से 26 सीटों पर तो उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध जीत चुके थे। 11 सीटों के लिए चुनाव होना था, जिसमें से बिहार, ओडिशा और हरियाणा के लिए था और यहीं से शुरू होता है क्रॉस वोटिंग का खेल। इन 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीत ली हैं और विपक्ष को सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि आंकड़ों के हिसाब से विपक्ष 3 सीटें जीत सकता था। सबसे ज्यादा ड्रामा बिहार की सीट में देखने को मिला। यहां आरजेडी और सहयोगियों के पास जीत का आंकड़ा था, लेकिन कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक वोट देने ही नहीं पहुंचे। इसका पूरा फायदा उठाया बीजेपी ने और बीजेपी के उम्मीदवार शिवेश कुमार की जीत हुई। इस तरह एनडीए ने बिहार की सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। पांचों की पांचों बीजेपी के और एनडीए की झोली में गिरी। इस हार के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए कि विधायकों को डराया धमकाया गया, राजनीतिक दबाव बनाया गया। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इस तरह से ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे भी बड़ा राजनीतिक खेल हुआ है। बीजेडी और कांग्रेस के पास पूरा जीत का आंकड़ा था, जीत तय थी, लेकिन कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और नतीजा बीजेपी की झोली में पहुंच गया। उम्मीदवार दिलीप रे जीत गए। बीजेपी ने यहाँ भी 2 सीटें अपने नाम कर ली। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा क्रॉस वोटिंग होती ही है राज्यसभा के चुनाव में, तो यहां भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने 1 उम्मीदवार को जिताने में सफल रही। यहां बीजेपी के संजय भाटिया जीते तो कांग्रेस को भी 1 सीट मिल गई है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष पहले ही राज्यों में चुनाव हार चुका है। जो विधायक जीतते भी हैं वो भी बाद में पार्टी लाइन से हटकर वोट दे देते हैं सत्ता पक्ष के लोगों को। इससे विपक्ष की रणनीति पर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर विपक्ष ने किस तरह से अपनी गोटियां सेट की थी कि आपके ही लोग आपके विरोधी लोगों को जाकर के वोट दे देते हैं या फिर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं या फिर गायब ही हो जाते हैं। तो राज्यसभा चुनाव में ये क्रॉस वोटिंग विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में विपक्ष के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या फिर विपक्ष की ये अंदरूनी बगावत है? आज खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।